जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम। मेरे साथ मेरे रेगुलर जो पैनलिस्ट हैं जावेदुर रहमान और वकार गिलानी वो तो हैं ही, लेकिन आज हमने सोचा कि आज हम रजा रूमी साहब को भी मेहमान बनाएं, क्योंकि ये रोजाना खुद सवाल कर रहे होते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, नया दौर के सामीन तक पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन ये खुद क्या सोचते हैं वो जरा ये कम कम बोलते हैं। दूसरे टीवी चैनल्स पर तो आते हैं, आज हमारे मेहमान हैं। तो रजा आपका शुक्रिया, जावेद साहब, वकार साहब, आप दोनों का शुक्रिया। तो मेरा ख्याल है कि रजा, मैं शुरू करना चाहूंगा कि ये जो इस वक्त एक पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर, जिसके बारे में बार बार ये कहा जाता है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, इस तरह की चीजें हमने पहले नहीं देखी। चाहे वो पीटीआई का जो एक बयानिया बना पिछले 16 महीने में वो हो, उसको जिस इंटेंसिटी तक वो ले गए वो हो, फिर 9 मई के बाद जो हमने सूरत हाल देखी वो हो, या उसके नतीजे में जो क्रैकडाउन हुआ वो हो। और उसमें वो ऐसे लगता है कभी कभी कि चीजें दोनों तरफ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गई हैं। आप कैसे देखते हैं इसको, एंड वेयर विल इट लीड अस? जी शुक्रिया अवैस, थैंक यू। बड़ा अच्छा किया कि आपसे इसी बहाने मुलाकात होगी, और वकार से भी, और जावेद, सब दोस्त मौजूद हैं। देखें, अनप्रेसिडेंटेड तो कहीं से नहीं है, ये तो इस्टेब्लिश हो चुका है। और ये एक तरह से पाकिस्तान की तारीख बार बार जिस तरह अपने आप को दोहराती है, और ये इसी तरह दोहरा रही है। तो इसलिए कोई अनप्रेसिडेंटेड वगैरह का चक्कर नहीं, वो जाहिर बात है बयानिया बनाने का। और जो वो तो उसका उसका मलिका हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके चेयरमैन साहब को, जो और उनके जो जोमा हैं। और उन्होंने ऐसी एक बना दी है, पब्लिक में नैरेटिव बना दी है कि ये पहली बार इस तरह हो रहा है पाकिस्तान में, अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए, वो अलग अलग मौजू है। वो बिल्कुल गलत हो रहा है, जैसे कि पहले हुआ था। जैसे कि 2018 में आपको याद है कि यही सूरत हाल थी कि एक पार्टी को और उसके सरबराह को माइनस करके, जेल में डालकर, डिस्क्वालीफाई करके इलेक्शन होल्ड किए गए थे। तो आज पहिया तारीख का बिल्कुल घूम चुका है। 5 साल के बाद वही सूरत हाल है, फर्क किरदार बदल गए हैं, जेल बदल गया है, पार्टी बदल गई है, लेकिन फंडामेंटल्स वही हैं। तो इसलिए, और उससे पहले भी आप देखें तो 90s में भी आपको याद होगा वैसे ऐसे ही होता था। तो ये एक बड़ी मजमूम तारीख है पाकिस्तान की, जहां पे एस्टेब्लिशमेंट और उनकी वक्ती जो साथी होते हैं, वो मिलके अपने मुखालिफिन को धक्का दे के बाहर करते हैं और जमहूरियत का बेड़ा गर्क करते हैं। आज हम यही फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में। हम्म। लेकिन उसमें एक जो वेरिएबल शामिल हुआ है 9 मई के बाद, ऐसे लगता है कि इट इज एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई, और बीच में से बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो माइनस हो गई हैं। पहले फिर भी किसी हद तक पॉलिटिकल सैम्बलेंस होता था, एस्टैब्लिशमेंट की राय होती थी कि जी हमें ये पसंद है, ना पसंद है। अब तो मामलात बड़े पर्सनल हो गए हैं। दूसरा जो ये जो जिसकी तरफ आपने आखिर में इशारा किया कि ये उस नेक्सस के नतीजे में जो अब हमारे सामने आ रहा है, ये जिस किस्म की कानून साजी हो रही है, जिस किस्म की डेमोक्रेसी को बचाने के नाम पर जो स्पेस ये ऐसे लगता है कि छोड़ी जा रहे हैं पॉलिटिकल फोर्सेस अपनी, ये तो बड़ा खतरनाक है। और मतलब मुझे नहीं लगता कि इसको रिकवर करना इतनी जल्दी मुमकिन होगा। देखिए, बात यह है कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने मैंने इसके बारे में तकरीबन 6-7 महीने से इसी मौजू पे लिख रहा था। तो लिख लिख के भी वही बातें अपने आप को दोहराने वाली बातें होती हैं, इसलिए मैंने काफी अरसे से कुछ नहीं लिखा, महीना हो गया ज्यादा। लेकिन ये मैं पिछले साल से ये कहे जा रहा हूँ, जब ये खुसूसन आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला आया था, और उस पे खान साहब ने एक जलसे में कहा कि आर्मी चीफ मेरी मर्जी का होना चाहिए। बाद में उन्होंने कुछ टीवी पे बयानात भी दिए। और जो उस वक्त अब जो कहा जाता है, बहुत से लोग ये कहते हैं पाकिस्तान में, और बड़े सीनियर जो लोग, जिनके पास बहुत इंफॉर्मेशन होती है, कि खान साहब वो उस वक्त के आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रुकवाना चाहते थे। और उन्होंने टीवी पे ऐलान भी किया कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने में कोई हरज नहीं है। बाद में ये भी पता लगा कि शायद ताहयात एक्सटेंशन का भी कुछ जिक्र लोग करते रहे। बहरहाल वो एक अलग बहस है। वहां से ये क्लियर हो गया था कि ये इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई वाला मामला जो है वो बन रहा है, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान। हम्म। पीटीआई असल में इमरान खान है, जाहिर उनके है। अलावा कुछ नहीं। फैन क्लब को आपसे बेहतर कौन जानता है वैस। तो फैन क्लब का जो एक मजमुआ जो है, मुजस्समा जो है, वो इमरान खान साहब है। मगर बात यह है कि ये भी पहले हो चुका है। क्या 1977 में जुल्फकार अली भुट्टो वर्सेस जनरल जिया और मिलिट्री junta नहीं थी? हम्म। क्या
1988 में बेनजीर भुट्टो वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी, उन्होंने तो 20 महीने नहीं उसकी हुकूमत को चलने दिया, पहले 6 महीने में तहरीके अदम एतमाद ले आए। और उसके बाद फिर आपने देखा कि 1999 में नवाज शरीफ बामुकाबला दीगर एस्टेब्लिशमेंट थी, बल्कि मुझे याद है जब 12 अक्टूबर को कू हुआ तो मैं उस वक्त बैठा, उस वक्त तो मैं जर्नलिज्म में नहीं था, और मैं बीबीसी और इंटरनेशनल मीडिया देख रहा था, इस्लामाबाद में था मैं उस वक्त, और वहां पे बेनजीर भुट्टो साहब का मैंने खुद बयान देखा, बेनजीर साहिबा का, कि जनरल मुशर्रफ के साथ हम ताउन करने को तैयार हैं, वो हमसे बातचीत करे, क्योंकि नवाज शरीफ तो बड़ा बुरा था और वो निकल गया और ये हुआ। और वो कई साल लगे, 7 साल लगे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होने में। उसके दौरान जो स्पेस मिल जाती है एस्टेब्लिशमेंट को, उसमें वो अपना आकर मैदान मार लेते हैं, जैसे कि आज हो रहा है। ये जो सिलसिला, ये जो बिल्स पास हुए हैं, ये जो पीडीएम की हुकूमत ने सरेंडर किया मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के सामने, ये सिलसिला भी स्टार्ट ये पिछले साल ही हो गया था। और ये पिछले साल ही हुआ, 9 मई में देखिए ना, एक परफेक्ट मौका मिल गया। अब वो इमरान खान साहब ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा, वो साजिश थी, वो उनके अपने बंदे गए, ये तो एक आजादाना तहकीकाती कमीशन ही बता सकेगा, और ये ज्यादा देर मामला छुपे नहीं रहते। लेकिन ये कि जो रवैया, जो जबान, जो टेम्परेचर इंक्रीज किया गया था, और जो भी हम देख रहे हैं पीटीआई की सोशल मीडिया जो स्पेसिस में, उसमें बड़ा क्लियर है कि ये इस वक्त के एक जो मौजूदा आर्मी चीफ वर्सेस मसीहा का है। तो आर्मी चीफ के हाथ में डंडा है, मसीहा के हाथ में डंडा नहीं है। इसलिए जिसके हाथ में डंडा होता है वो उसकी उसकी वक्ती जीत होती है, वक्ती मैं ये कह रहा हूँ। क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो आपको पता है वो भी अफसरान रिटायर हो जाते हैं, तबादले हो जाते हैं, एक्सटेंशन नहीं मिलती, हालात बदल जाते हैं। अब यही नवाज शरीफ है, अभी आपने देखा कि अब उनकी तैयारियां हो रही हैं उनके आने की, और वो कह रहे हैं जी आके मैदान मार लेंगे, वो इलेक्शन कैंपेन लीड करेंगे। 18 में तो वो कहाँ थे, वो तो जुलाई में ही जेल चले गए थे, ही कुड नॉट इवन वोट, लेट अलोन बी देयर ऑन द इलेक्शन डे। जी बिल्कुल सही। मैं अपने सवाल होल्ड करता हूँ, मैं अपने दोस्तों की तरफ जाता हूँ, वकार साहब और फिर जावेद साहब, आप अगर अपने सवाल बारी जी, बारी रखें। बहुत शुक्रिया वैसा, बहुत शुक्रिया वैसा। मैं इसमें बिल्कुल रजा साहब ने बजा फरमाया कि देखें, हर मौके पे हम ये स्पेस देते हैं मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को, और वो स्पेस ये क्रिएट कर लेते हैं और फिर वो कैप्चर कर लेते हैं, बल्कि ओवर कैप्चर कर लेते हैं। अब जिस तरह इन्होंने मिसाल दी, मैं इसमें दो चीजें सिर्फ रेज करना चाह रहा हूँ, उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह 2007 में हमने देखा जब मुशर्रफ साहब की इमरजेंसी आई, और किस तरीके से फिर बाद में उन्होंने एक मीडिया कंट्रोल स्ट्रेटजी बनाई। जाहिर है 2001 में जब मीडिया आजाद हुआ, प्राइवेट मीडिया को इजाजत दी, परवेज मुशर्रफ साहब ने खुद लाइसेंस दिए, लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे शायद कि वो इस तरह किसी के क्रिटिसाइज किया जाएगा उन्हें। और बाद में इमरजेंसी के बाद हमने देखा कि गैर एलानिया स्ट्रेटेजी बनी, और थ्रू कैमरा किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कंट्रोल किया गया। अब ये, अब आगे जाके, अब जिस तरह वो आप कह रहे थे इमरान खान के बारे में कि कोई ना कोई चंद चढ़ाएगा, तो वो चंद चढ़ा दिया उन्होंने 9 मई को। उसके बाद हमने देखा कि मीडिया पे वो जो कंट्रोल था वो और ज्यादा सख्त हो गया, उसके साथ सियासी जमातों पे सख्ती सी वो और ज्यादा बढ़ गई। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर एक टर्म या दो टर्म के लिए तो चल जाएगा, लेकिन इसमें मेरा रज़ा साहब ये सवाल है जिसमें मैं बार बार बहुत सारे लोगों से ये पॉइंट रेज करता हूँ कि इमरान खान साहब देखें, अच्छे हैं बुरे हैं, वो एक सियासी हकीकत है, वो जमीनी एक हकीकत तो है। वो हकीकत रिट बिटर है या नहीं है। अब जो हमारी सियासी जमातों में इतनी ज्यादा एक्सट्रीम्स हैं, मसलन ये कि इमरान खान को शायद एक कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आगे जाके हमें नजर आ जाए कि है कि नहीं है, लेकिन अभी कोई बनता इसलिए नजर आ रहा कि देखिए दोनों इमरान खान साहब खुद एक एक्सट्रीम पे हैं, और उनके जो मुखालफिन है सियासी वो भी एक एक्सट्रीम पे हैं। और ये एक्सट्रीम उन दोनों में नहीं, बल्कि सोसाइटी के दोनों हिस्सों में भी पाई जाती है, उनके चाहने वाले भी उसी तरह एक एक्सट्रीम पे हैं। तो इन दोनों एक्सट्रीम को हम कैसे करीब ला सकते हैं? देखिए, एक्सट्रीम को करीब लाना जो है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा मुश्किल सवाल है, इसमें तो पूरा दिन लग जाएगा वैसे वकार। वैसे इसका अगर आपको जवाब मिल जाए ना, तो आपने मुझे बताना है, क्योंकि फिर हम ये 100 साल से जो साइकोलॉजिस्ट इस पे सिलेक्टिव परसेप्शन हाँ, रिसर्च करने की कोशिश मगर कर कि रहे हैं, हम उस स्पेस पजल क्रिएट को हल कैसे कर होगी? हाँ सकेंगे। जी। देखिए वकार, आप और मैं और किसी हद तक अवैस तकरीबन एक ही एज ग्रुप में है, जावेद शायद हमसे छोटे हैं उम्र में, लेकिन हमने ये 1990s में ये देखा था क्या नवाज शरीफ और बेनजीर के दरमियान जिस तरह की एक सख्त किस्म की कॉन्फ्रंटेशन और गाली गलौज का माहौल, ये हम उससे गुजर चुके हैं।
ये जो अभी फेज है ये जरा थोड़ा सा हाइटेंड है। उसकी वजह ये कि पहले जलसे में बात होती थी, पार्लियामेंट के फ्लोर पे होती थी। शेख रशीद क्या क्या नहीं कहता था पार्लियामेंट में बेनजीर भुट्टो को, या जलसों में बिलावल को की वल्दियत के बारे में सवाल उठाता था, बेनजीर को गंदे नामों से पुकारता था। नंगी तस्वीरें और पोस्टर्स उस वक्त की जो डीप स्टेट है वो फेंकती थी लोगों के दरमियान। हम गुजर चुके हैं उससे। इन्होंने सीखा 10 साल में, 2006 में 7 में इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, क्योंकि इनको समझ आ गई कि इनको तो लड़ाने वाले खिलाने वाले कौन थे। इमरान खान साहब का मसला ये है कि कुछ तो उनकी अपनी जाती जो शख्सियत है और उनका जो व्यू है, जैसे कि हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास के अंदर होता है ना कि बाकी सारों को चोर समझना, जो कोई आगे निकल गया वो यकीनन करप्ट होगा या अनफेयर होगा या मेरिट के खिलाफ आया होगा। तो एक तो वो उसमें एलिमेंट है, वो उसकी नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन दूसरा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस रहे हैं। यार साफ बात करनी चाहिए। 2011 से देखो, जनरल हमीद गुल साहब का ये बूटा था लगाया हुआ गमले में, उसको पानी दी बाकी जर्नैलों ने। उसके बाद 2011 में तो खुल के जनरल पाशा साहब ने इनका जलसा मुनक्किद कराया और लोग इनके पास भेजे इलेक्टेबल्स। उससे पहले खान साहब इनफ्लेक्सिबल थे, कहते थे मैं ये चोरों को नहीं लूंगा, शेख रशीद को मैं अपना सेक्रेटरी क्या पता नहीं क्लर्क ना मुंशी ना रखूं, ये परवेज इलाही बहुत बड़ा डाकू है। यके बाद दीगरे जहांगीर तरीन से लेकर दुनिया का हर इलेक्टेबल, हर मौका प्रस्त पीटीआई में शामिल हुआ। और फिर 2014 में जनरल जहीरुल इस्लाम साहब ने खुद वो धरना, अब उसके शवाहिद आ चुके हैं, जावेद हाशमी की टेस्टमनी देखें, जो उस वक्त पीटीआई के चेयरमैन थे। अब वो हमें सब कुछ रिकॉर्ड पे है। तो ये सारी, फिर उसके बाद जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो बनाई गई, जो दरअसल इंडिया को शिकस्त देनी थी, लेकिन मकसद उसका यह था कि अपने आईएसपीआर के पैसे लगाकर ट्रेन करके पूरी की पूरी टोलियां गाली गलौज वाली ब्रिगेड्स तैयार की। और फिर वो ये हुआ कि वो ब्रिगेड्स जो है वो मसीहा के करिश्मा में आ गई और कुछ ही रह गए। बाकी जो 50 थे वो रह गया, वो भी बदल। अब आपने देखा होगा ना, वो बिल्कुल अब इमरान खान को बुरा भला कहते हैं। पहले उनकी डीपी में लगा होता था इमरान खान साहब की तस्वीर या पीटीआई का झंडा। अब आप पाक फौज जिंदाबाद या भाई का मार्क, और आप वो इस तरह आप के ऐसे आपको करें नजर आते हैं। कि लेकिन वो सॉफ्ट 50 है और हार्ड कोर 50 है, अलग अलग हो गए। वो अलग अलग हो गया, ठीक है ना जी। जो तो इमरान खान साहब को हकीकी तौर पे, क्योंकि देखे ना, एक शख्सी शहर में इमरान खान में बहुत क्वालिटीज हैं। इमरान इमरान खान एक स्पोर्ट्समैन है, एक फिट आदमी है, वर्ल्ड कप जीता हुआ है, फिलंथ्रोपिस्ट है, कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, मजे की हैं, ऐशी की हैं, और अब इस्लामी टच भी हो गया है। हमारे पाकिस्तानी मर्द की जो नफ्सियात और खसलतें हैं वो बदज्जाए उत्तम उनमें मौजूद हैं। यानी कि अपनी जवानी में खूब मजा करो, और बाद में बुढ़ापे की जब आप तरफ आए तो तस्बीह पकड़ के, मुसल्ले पकड़ के अल्लाह ताला से गुनाह माफ करके जो है एक नेक खातून से, रूहानी मुर्शिद से शादी भी कर लो। अब इससे बड़ी क्या, मतलब सारी चीजें पूरी है ना। हर तरफ प्ले बॉय इमेज से लेकर रूहानी अजमत का सफर जो है वो अट्रैक्ट करता है। वो दर पाकिस्तानी मैस्कुलिनिटी जो है, चाहे वो पाकिस्तानी मर्द वैस सलीम की तरह खूबरू मर्द हो, या वो कोई नौजवान जो खूबरू मर्द बनने की उसमें सारी ख्वाहिशात हैं कि वो भी प्ले बॉय हो, वो भी क्रिकेट खेले, वो भी एक्सरसाइज करे, सड़क के गिर्द नमाज पढ़े और जलसे करे बड़े बड़े, और अमेरिका को पकड़ के तुन दे और फौज को भी तुन दे। तो ऐसी तो सारों में एस्पिरेशंस है ना, अग्रेशन। तो सारी चीजें खान साहब हर खाना टिक करते हैं, इसलिए उनकी बड़ी जेन्युइन फॉलोइंग है। और जाहिर बात है जो वो बातें करते हैं, देखिए उससे क्या आपको और मुझे इत्तेफाक नहीं है कि पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा होना चाहिए? क्या आपको मुझे इत्तेफाक नहीं है कि पाकिस्तान का निजाम बदलना चाहिए? क्या आप और मैं ये इत्तेफाक नहीं करते कि हमें जो है गुलामी नहीं ना मंजूर है? हम सबको ये नारा टच करता है, और इस्लामी टच हमारी तरबियत ही हुई है बचपन से। हमें जो है घर में मौलवी साहब इस्लामियात दीनियात हमारे जिलों के अंदर वो है कि हम अफजल हैं, आला हैं, और मुसलमान जन्नत में जाएंगे। और ये कि हर चीज जो है वो इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए, शरीयत में हर चीज की इजाजत है, और तालिबान जो है वो अमेरिका काफिरों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये सारी बातें हम रोज सुनते हैं अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, अपने सर्कल्स में, व्हाट्सएप स्पेसिस में। वो हर चीज वो कहते हैं जो कि एक जैसे कहते हैं एवरेज यंग एंड ओल्ड मेल पाकिस्तानी वोटर को अपील करता है जी। और शायद लेकिन इसकी उसमें वजह ये एक भी है कि एक मेरा दोनों एक जरूरी ही नजरिया सवाल है पे, इसमें, एक दोनों जरूरी एक ही जी नजरिया पे पले बड़े, हम्म, जी कौम कि भी एक और इमरान खान साहब नहीं, भी। अब देखे ना, अब
वो सारी चीजें जब लोग किसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं एक लीडर के तौर पे, उसकी एक पॉपुलर अपील हो जाती है, फिर वो बाकी सारे जवाब पीछे रह जाते हैं कि उसकी बशरी कमजोरियां क्या थी, खामियां क्या थी, वो क्या करता है क्या नहीं करता, फिर लोग एक फिल्टर के थ्रू उसको देखते हैं। तो वो अब एक पॉलिटिकल रियलिटी तो है, और बहुत बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी है। जी, वो बिल्कुल एक पॉलिटिकल रियलिटी है, और उसकी देखिए तीन वजूहत है। एक तो मैंने आपको बता दी, उनका जाती शख्सियत का सहर या करिश्मा जिसे कहा जाता है, एक इनविंसिबिलिटी का। देखिए ना, रमीज राजा कहते हैं कि कप्तान कभी नाकाम नहीं होता, हम्म। हमेशा जीतता है। इस तरह वो उनकी एक उनका नेक इनकरप्टिबल इमेज है। और हकीकत भी है कि देखें, लेट्स फेस इट, कि कंपेयर टू मेनी अदर पॉलिटिशियंस, इमरान खान से घड़ियां वड़ियां बेच दी हैं, वो बड़ी चीजें जिनको फांसने के लिए उनको अंदर किया गया है, लेकिन उन्होंने वो तो नहीं किया ना, बड़े बड़े ठेके और बड़ी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की कमीशन, वो वाला काम नहीं किया। लेकिन दूसरी जो बात है, बात वो ये है कि जो पहली वाली पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां हैं, लोग उनसे तंग आए हुए हैं। उनकी गवर्नेंस देख के, उनकी खानदानी विरासत का निजाम देख के लोग कहते हैं कि यार ये कब बदलेगा, ये वही बार बार म्यूजिकल चेयर्स फेरे लगे हुए हैं। ये दूसरी बहुत बड़ी वजह है जो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब एक सियासी हकीकत बने। और तीसरी बात है पावर ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रोपेगेंडा। पहले दो चीजें जो है वो इतनी इफेक्ट, आप टिकटॉक पे जाइए ना, आपको टिकटॉक पे हजारों वीडियोस मिलेंगी जहां पे खान साहब के वो नमाज अदा कर रहे हैं, वो जलसा कर रहे हैं, वो यंग लोगों से बात कर रहे हैं, वो वर्जिश कर रहे हैं, वो वॉक कर रहे हैं शेरू के साथ, और उसके पीछे गाने, और उसके पीछे पूरी, तो एक ये पूरा एक जिसे कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मैसेज भी है कि देखो ये एक लीडर है जो कि ईमानदार है, सिंसियर है, मसीहा है, बाकियों से मुख्तलिफ है और बेहतर है। तो ये हकीकत इसलिए इसलिए बनी है, वैसे हकीकत इसलिए नहीं बनी कि उनके पास कोई माशी एजेंडा है, उनका कोई सियासी एजेंडा है, उनका कोई मंशूर है, वो कोई आकर जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर दे। जी। ये तो उनकी तकरीरें तो देखें ऐसी हैं। मैं आमतौर पे कहता हूँ कि जिस तरह बहुत सारे एंकर पर्सन हैं हमारे पाकिस्तान में, तो जाहिर है कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो अवाम की फ्रस्ट्रेशन से खेलते हैं, या उनके नुमाइंदा उनकी आवाज बन जाते हैं। वो निज़ाम को गालियां देंगे, वो बुरा भला कहेंगे, और एक हाई रेटिंग उनकी बन जाती है। इसी तरह खान साहब की एक सियासत है, उन्होंने सोसाइटी की उन कमजोरियों को एक्सप्लॉइट किया, या उनको ऐसे तरीके से तैयार किया गया कि जनाब ये सब चोर हैं, ये फजूल है, ये इंडिया, ये अमेरिका, ये इस तरीके से लोगों की फ्रस्ट्रेशन से उन्होंने खेला, और लोगों ने उनको सेकंड किया। तो उनकी भी रेटिंग इसीलिए हमेशा बढ़ती है क्योंकि वो उनकी जो नब्ज है सोसाइटी की, उससे बाकायदा वो उस पल्स पे उनका हाथ है। देखिए, आपने बहुत उम्दा बात की है। जो ये जो सब कुछ आपने बयान किया ना, इसको अगर हम समराइज कर दें एक टर्म में, तो वो है पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म की यही डेफिनेशन है कि एक पॉपुलिस्ट जो होता है, वो माशरे के अंदर जो फॉल्ट लाइंस होती हैं, जो एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, एहसास महरूमी, वो उसको उसका नुमाइंदा बन जाता है, और वो अपने आप को प्रेजेंट करता है कि वो उसका तदारुक है, वो उसका एंटीडोट है। ट्रंप का यही आलम है अमेरिका में। वैसे साहब मौजूद हैं इस वक्त, आपको बताएंगे कि ट्रंप साहब जो है वो बेइंतहा मकबूल हैं, हर दूसरे इस वक्त अमेरिकी सियासतदान से वो ज्यादा मकबूल हैं। और उनपे कोई केस पे केस, पता नहीं कितने 12-14 केस उन पे बन गए हैं। ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਕਿ 100 FIR ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ट्रंप ਦੇ भी कोई 100-200 हाँ, केस बन गए थे। लेकिन उन्होंने भी कहा कि वो आखिरी बाल तक लड़ेंगे। वो आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। अच्छा, यही चीज अगर आप देखें तो बोल्सोनारो ब्राजील वाला, वो भी यही करता है। हंगरी में जो बैठा हुआ है ओरबान, वो भी यही बात करता है। किसी हद तक अर्दोआन जो है तुर्की में, अब वो तो खुद इस्लामी टच प्रो मैक्स है, और उसने भी इसी तरह खेला हुआ है इस्लामी टच का कार्ड के वो तुर्की के जो सादा लोग, मजहबी अवाम, हमारे जैसे हम हैं, वो सारे उसके शहर में मुब्तला हैं। और बड़ी हद तक मोदी जी हिंदुस्तान में वो भी यही काम करते हैं। अगर आप आदादो शुमार देखें तो मोदी के जमाने में, मोदी के दौरे इख्तदार में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, यानी बेरोजगारी, शरह तरक्की नीचे गिरी है। उसने अपने सारे दोस्तों को नवाजा है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस को, लेकिन मकबूलियत की वो अभी भी बामे उरूज पर है, और अगले इलेक्शन भी वही जीतेगा। उसकी वजह यह है कि जो वही आपने जो बात करें कि वो जो फ्रस्ट्रेशन है उसका वो नुमाइंदा भी बना है। वो लोगों को एक ख्वाब दिखाता है कि मैं आपकी मिडिल क्लास इंडियन को कहता है मैं तुम्हारे ऊपर ले
जाऊंगा। जैसे खान साहब का भी यही है ना, एस्पिरेशनल मिडिल क्लास जो होती है वो कहती है कि मैं, यानी कि मोटर बाइक से मैं छोटी गाड़ी में जाऊं, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में जाऊं, बड़ी गाड़ी से बड़े घर में जाऊं, बड़े घर से बैंक बैलेंस में जाऊं, बैंक बैलेंस से बैरिया टाउन के या आईफल टावर के गिर्द इर्द गिर्द पिकनिक मनाऊं। ये सारी एस्पिरेशनल होती हैं क्लासेस। और ये तबकात जो सबसे आगे आगे हैं, लाहौर, कैंट, बैरिया, डीएचए रावलपिंडी, डीएचए कराची, मत एफ्लुएंट क्लासेस की, जो कि बड़ी पावरफुल होती हैं, क्योंकि उसकी वजह यह कि वो मीडिया में है, वो ब्यूरोक्रेसी में है, वो जजों में है, वो मिलिट्री में है, वो सिविल सर्विस में है। इसीलिए तो आप देखें ना, खानदान वालों के आगे बड़े बड़े रियासत के जो एहलकार हैं वो मजबूर हैं, अपनी खुश दामन हो, अहलिया हो, औलाद हो, वो उनकी बातों के आगे सिर नगू हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या करें, घर भी तो जाना होता है ना उन्होंने। बिल्कुल सही। जावेद साहब मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा जनाब, अगर हम बात करें या मौजूदा जो बरकी बहरान जो खड़ा हो गया है जी। उसके ऊपर, देखें, एक जमाना था 80 की दहाई में, उस वक्त तो हमारे गानों के अंदर भी वो नजर आता था कि बिजली बरी है मेरे जावेद साहब, अंगन में, हम लेकिन मौजू से दूसरी तरफ चले जाएंगे। पहले मेरा ख्याल है एक आखिरी ये पॉलिटिकल साइड को जरा रैप अप करते हुए खान साहब के मुस्तकबिल में मैं बात ना कर लें कि वो बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए जी, खान साहब को अगर, तो आप मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैं आपको बड़ी जिसे कहते हैं ना वसूख से कोई इसके ऊपर बात कर दूं। हाँ, मैं आपको ये अपने तज्जिए की बुनियाद पे ये कह सकता हूं कि खान साहब को अभी हतुल वसा कोशिश होगी इस्टेब्लिशमेंट की कि वो बाहर ना आए। एक ही उनका पास जो रास्ता है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। इसी वजह से वो बार बार वहां पे केसेस जा रहे हैं, और जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो सितंबर 16 या 17 को रिटायर हो रहे हैं। उससे पहले हो सकता है उनको कुछ रिलीफ मिल जाए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो जेल से बाहर आ जाएगी, क्योंकि फिर दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी हो जाएगी। हमने ये पहले तय किया ना कि 4 मुकदमात जो हैं जी। वो उनके सर के ऊपर तलवारें खड़ी हैं, सीरियस मुकदमात हैं, और ये 4 एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो 5वां भी ले आएंगे भाई लोग। तो वही इसलिए जैसे अभी तो वो परवेज इलाही के साथ हो रहा है। जी, जी, इनके तकरीबन साथ भी तकरीबन। रिहा होंगे, इधर रजा पकड़ेंगे। रूमी लेकिन मैं साहब ये कहना चाह रहा था कि चले शायद इधर। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तो ये चाहती है, ये जाहिर है कि किस तरीके से वो अंदर रहें। लेकिन सबसे बड़ा मेरा ख्याल है उनके लिए चैलेंज ये है कि वो लोगों के अंदर से बाहर कैसे आए, वो नहीं आ रहे हैं। तो वो जी। जब तक नहीं रजा आएंगे, मेरा रूमी ख्याल है साहब, वो अंदर रहेंगे भी तो चैलेंज रहेंगे। जी जावेद साहब। रजा रूमी साहब, यहाँ तो आपका तज्जिया चलो था, लेकिन नवाज शरीफ के साहब के वापस आने का या पाकिस्तान आने का, यहाँ तो आपके पास कोई खबर जरूर होनी चाहिए। वो क्या कहते हैं कि हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खिलवत हो गई। हाँ, ये ठीक है, क्या बात है, जबरदस्त। देखें, ये बात दुरुस्त है कि मेरा आप पारा में तो कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, इसलिए मैं आपको वहां पे तज्जिया ही दे सकता हूँ। और यहाँ भी कोई, ये लंदन में भी कोई एक्सेस ही, लेकिन वहां पे हमारे काफी सहाफी भाई, आपको पता है ना, इधर उधर मंडलाते रहते हैं, तो उनसे बातचीत तकरीबन हर दूसरे दिन होती है, क्योंकि वो मिलते भी हैं मियाँ साहब को, पता ना, वो हर मोड़ पे मियाँ साहब बाहर निकलते हैं, उनकी स्टेटमेंट बनाते हैं, छोटी सी वीडियो फिर वो चलती है, जिसमें मियाँ साहब एक एक वन लाइनर छोड़ते हैं। तो वहां पे हुआ ये है कि शहबाज शरीफ साहब, अभी पहले मियाँ साहब तो डामाडोल थे, लेकिन शहबाज शरीफ अभी गए हैं और उन्होंने उनको कन्विंस किया है कि आपका आना बहुत जरूरी है। मियाँ साहब की डामाडोल होने की या उनकी जो जिस कहते हैं ना शक या स्केप्टिसिज्म की 2 बुनियादी वजूहत हैं। नंबर एक तो ये है कि जो चॉइस ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से वो हुई है, वो बड़ा क्लियर है कि इस वक्त मामला टोटल जो है एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। यानी कि पहले जो रू थी ना 18वीं तरमीम में, ये जो चेंजेस लाई गई केयर टेकर निजाम की, कि जहां पे सियासी कुव्वतें एक एक कंसेंसस के साथ फैसला करें कि वो शख्सियत को लाएं जो बिल्कुल अबव बोर्ड हो, जो इस्टेब्लिशमेंट की वो ताकत तो किसी में नहीं होती उनको काउंटर करने की, लेकिन कम से कम रेजिस्टेंस तो दे। लेकिन यहाँ पे तो इस्टेब्लिशमेंट ने अपना जो फेवरेट तरीन जिसे कहते हैं ना वो एलाई, उसको केयर टेकर वजीर आजम बना दिया। पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर पीटीआई के खिलाफ पकड़ धक्कड़ हो रही है, हजारों कारकुन बंद हैं, और शाह महमूद भी अंदर है, इमरान खान भी अंदर है,
तो ये मियां साहब अब पाकिस्तान के सीनियर तरीन पॉलिटिशियंस में हैं मेन स्ट्रीम पाकिस्तान में। आप ये याद रखिए कि उनका उनका सियासी और गवर्नेंस का तजुर्बा जो है वो बाकी हर किसी से ज्यादा 1981 से है। तो उनको ये पता है कि ये मामला पीटीआई पे नहीं रुकेगा, इतने तो कच्चे गोलियां उन्होंने नहीं खेली हुई। उनको पता है, वो देख चुके हैं, भुगत चुके हैं। इसलिए ये दो उनके कंसर्न्स हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड उनका जो बड़ा कंसर्न, इन दोनों से बड़ा कंसर्न है, वो ये है कि उनकी पार्टी जो है ये उनकी आखिरी इनिंग्स है। अगर वो नहीं आते, कैंपेन नहीं करते, तो पीएमएलएन का तो पहले ही कबाड़ा निकला हुआ है। इलेक्टोरल मैदान में 40%, 50% महंगाई, और जो जावेद अभी आप बिजली की बात कर रहे थे, ये उन्हीं के खाते में जा रहा है। और ये उनके खाते में जाता है तो पीएमएलएन तो विदाउट नवाज शरीफ इन द मैदान राउट हो जाएगी, कि उसके पास कोई बयानिया नहीं है। क्या बताएगा शहबाज शरीफ मैंने आईएमएफ की डील ली जिसके तहत ये शराइत मैंने पूरी की हैं, या क्या बताएगा कि मैंने 4 मुल्कों में जाके तो कशकोल उठा के उनसे पैसे लाया हूं, या क्या बताएगा कि मैंने फौज के हक में ड्रिकोनियन लॉज पास करवाए हैं। ये तो उल्टा पिट जाएगा। और आपने जो कहा कि दिलों में, वकार ने कहा कि दिलों में इमरान खान जो बसता है अर्बन पाकिस्तान के और इंपॉर्टेंट सेक्शंस में, वो इमरान खान और मजबूत हो रहा है, ठीक है ना। तो इन हालात में नवाज शरीफ एक वाहिद इस वक्त उम्मीद की किरण है, अगर पीएमएलएन को सरवाइव करना है एज अ पॉलिटिकल फोर्स, नंबर एक। और नंबर दो, इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अभी ये जिस तरह बिजली के ऊपर आपने ये जो बात की, सिविल नाफरमानी का आलम है, ये भी अल्टीमेटली हफ्ते 2 हफ्ते के बाद अगर ये मामला ठीक नहीं होता तो लोग फिर निगरान हुकूमत को गालियां देंगे और इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहेंगे। क्या इस्टेब्लिशमेंट के को भी एक सेफ्टी वॉल्व चाहिए होती है, हर दौर में एक सिविलियन चाहिए होता है जो उनके डायरेक्ट वार जो है ना उसका वो मुकाबला करे। अब नवाज शरीफ है, वो एक स्टेट्समैन है, पुराना घात खिलाड़ी है, उनके साथ काम भी कर चुका है, लड़ भी चुका है। उसको ला के वापस वो मुल्क में छोड़ेंगे ताकि वो थोड़ी सी अब्सॉर्ब करे ये हीट। हम्म। तो ये इसका मतलब तो ये है कि आपकी बातों से मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी की जो मुहिम है वो संजीदा है। तो क्या जी ये जो खबरें हैं कि जी ये जो टेक्नोक्रेटिक सेटअप आ रहा है और जनाब ये जो केयर टेकर सेटअप है ये लंबा चलेगा, इसकी क्या खबर है आपके पास कि इलेक्शन दो होंगे तो अब 2024 में, लेकिन कब होंगे? देखें, आपको ये पता है कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, पहले होती थी सिविल ब्यूरोक्रेसी की इस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद आ गई फौजी, अब सिविल मिलिट्री एक मिक्स है, मलगूबा है। मिलिट्री डोमिनेंट है, सिविल नीचे है, कभी कभी उसमें जज भी आ जाते हैं। ये तीन अज्जा हो तो बनता है मुसलमान। इकबाल से माजरत के साथ हुक्मरान हुक्मरान हुक्मरान, थैंक यू। तो ये तीन अज्जा हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को बनाते हैं। इनकी डिफॉल्ट पोजीशन 1947 से आज तक है, इलेक्शन बड़ी गंदी चीज होती है। इलेक्शन जो है उससे परहेज करना चाहिए। जैसे हकीम साहब कहते हैं ना कि गर्म चीजों से परहेज करें, ठंडी चीजों से परहेज करें, बर्फ से परहेज करें। तो ये हमारे जो हुक्मा हैं, हुक्मरानों के हुक्मा जो हैं, वो कहते हैं इससे परहेज करो। 47 से 70 तक इलेक्शन ही कराया, पहला इलेक्शन कराया, मुल्क टूट गया। उसको जो जो जीता उसको पावर नहीं ट्रांसफर की। उसके बाद पैर दर पैर रुकावटें आपके सामने। 88 में बेनजीर भुट्टो की क्या वेव थी, हम तो उसके आई विटनेसेस हैं, मैं स्कूल में था। और उसको जिस तरह बंद बांध के रोक के पंजाब में रिगिंग करके नवाज शरीफ को लाया गया, फिर उसके बाद निकाला गया, फिर नवाज को लाया गया, फिर निकाला गया, अल्टीमेटली दे टुक ओवर। फिर 2002 का इलेक्शन है, रिग्ड टू द हिल्ट। 2008 का इलेक्शन है, वो चूंकि लॉयर्स मूवमेंट थी, इतनी फौज के खिलाफ प्रेशर था तो कियानी साहब ने बैक सीट ले ली और वो उसको आगे आने दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी जीतने वाली लीडर थी उसको दिन दहाड़े कत्ल कर दिया। माशाल्लाह, कौन सा फ्री और फेयर इलेक्शन, कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड। ये जो आज बातें हो, आपने कहा अनप्रेसिडेंटेड। ओ भाई, बेनजीर भुट्टो साहिबा को तो 2008 में, वो 2007 में आप उनका इस्तकबाल देखें, कराची का उनका जलसे देखें, वेव देखें। मैं उस वक्त था मौजूद पाकिस्तान में उसी विंटर में, और वो अनप्रेसिडेंटेड था। और उनको 27 दिसंबर को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। और उनकी पुअर सब्स्टिट्यूट्स जो हैं वो जीत के आए, और जो उनके साथ किया गया वो रेस्ट इज हिस्ट्री। अच्छा, तो इसलिए डिफॉल्ट पोजीशन, सॉरी मैंने लंबी बात कर दी, डिफॉल्ट पोजीशन ये होती इलेक्शन नहीं कराना। लेकिन अब मसला ये हो गया कि पाकिस्तान भी बदल गया है। ये 47 वाला नहीं है, 70 वाला नहीं है, 88 वाला नहीं है, 99 वाला नहीं है। अब यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट है जो समझ ली मैं फने खान हूं, ठीक है ना। यानी कि वो एस्टेब्लिशमेंट से भी अगर पंगा करना चाहे तो वो कर लेती है, जैसे अभी हो रहा है, आपने देखा है
जस्टिस बंदियाल और उनके रुफ़क़ाए कार चंद, वो लड़ रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ बाकायदा। दूसरा एक एलिमेंट आ गया है मीडिया की, आजाद मीडिया और सोशल मीडिया की जो पब्लिक इंगेजमेंट हो गई है, रसाई हो गई है, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। पहले तो आप जंग अवैस को याद है, वकार को भी याद होगा, जब हम स्कूल में कॉलेज में थे तो दो अखबार थे, जंग और अवैस, उसको पढ़ते थे, उसमें कॉलम, उसमें खबर, उसमें करप्शन की स्टोरी होती थी, और बाद में दो तीन अंग्रेजी के अखबार, मेजोरिटी तो अंग्रेजी पढ़ती नहीं है, तो हमारा जोम है कि अंग्रेजी अखबार बड़े वो चलते हैं, नोबडी रीड्स देम, 1% से भी कम लोग पढ़ते हैं। तो उर्दू के दो अखबार होते हैं, अब 36 चैनल हैं 24/7, अभी माशाल्लाह उसमें भी कुछ 4-5 नए प्रॉपर्टी डीलर आ गए हैं, और कोई कोई सैकड़ों यूट्यूब चैनल्स हैं और यूथ ट्यूब चैनल्स हैं, और व्हाट्सएप सबसे बड़ा जरिया। ब्राजील, हिंदुस्तान, पाकिस्तान में दुनिया के जो कसीर आबादी वाले ममालिक हैं, इंडोनेशिया, वहां पे व्हाट्सएप सबसे डोमिनेंट प्लेटफॉर्म है। व्हाट्सएप पे फैलाई हुई इंफॉर्मेशन हर घर में पहुंचती है, झूठ सच, अनवेरिफाइड वेरीफाइड, वो भूल जाइए। तो इन हालात में फौज के लिए इलेक्शन को फरवरी मार्च से आगे ले जाना बहुत मुश्किल होगा, और उसमें नए चीफ जस्टिस जो आ गए होंगे, अक्टूबर में ये केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, अगर कोई ताखीर का मामला हुआ वो फुल कोर्ट बिठाएंगे, एन मुमकिन है, उनको ये कह चुके हैं, फुल कोर्ट जो होगी सुप्रीम कोर्ट की एक आवाज से इलेक्शंस की डिले को अपोज करेगी, और सोशल मीडिया पे पीटीआई का तूफान जारी होगा, और दीगर पार्टियों का भी, अब तो पीपीपी भी आ गई है मैदान में, अब सिर्फ पीटीआई नहीं रही, याद रहे, वो भी कह रहे हैं 90 डेज में इलेक्शन होना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता स्केल्स जो हैं सियासी कुव्वतें टिल्ट हो रही हैं। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये बिल्कुल एक अलग मामला होगा, नवाज जब मैदान में आ जाएगा, अगर वो आता है अक्टूबर में, तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा एस्टेब्लिशमेंट के लिए मजीद आगे इलेक्शन खींचना। द मैक्सिमम वो जो खींच सकते हैं वो फरवरी तक, और वो भी हल्का बंदियों की जो ईमा के ऊपर जो एक कंट्रोवर्शियल फैसला किया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी वैलिडेट या वेरीफाई करना है। जी बिल्कुल सही। 3-4 मिनट हमारे पास रह गए हैं, सो मुख्तसरन आप दोनों का एक एक सवाल और उसका मुख्तसर जवाब। जी सिविल नाफरमानी की आपने बात की कि आपने थोड़ा सा टच दिया, यहाँ बड़ा अजीब सी एक बात आज चल निकली कि पीपल्स पार्टी की तरफ से नैयर बुखारी साहब कहते हैं कि ये जो जलसे जुलूस होने हैं, ये जो बरकी जो हमारा बहरान शुरू हो गया है, उसमें आप लोग भी साथ शामिल हो जाएं। ख्वाजा आसिफ साहब भी तजावीज देते हुए नजर आते हैं। तो ये मामला किस तरीके से सुलझ सकता है? जैसे निगरान हुकूमत वो बेचारी जो दो चार जिसको बी टीम भी कहा जाए, एक इम्प्रेशन ये भी है कि ये बी टीम थी हाँ इनकी हाँ जी, ये बिजली के कोलिशन बहरान गवर्नमेंट का की। क्या होगा जी, और सियासी जमातें कैसे फायदा उठाएंगी? नहीं, देखिए, बिल्कुल उसमें बिजली का, ये भी साथ शरीक हो। जी जावेद, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है एक्चुअली, और मेरे ख्याल से ये जो बहरान है बिजली का, इसको कुछ ना कुछ निगरान गवर्नमेंट को स्लैश एस्टेब्लिशमेंट को करना पड़ेगा। वो ये पब्लिक हीट जो है वो नहीं ले सकते। उनकी जो खुशकिस्मती, उनकी और अवाम की बदकिस्मती, वो ये है कि इमरान खान साहब जेल में है, सेकंड टियर लीडरशिप जो है शाह महमूद कुरैशी, वो भी जेल में है, बाकी डरे भागे हुए हैं, टूट टूट गए हैं। इसलिए इस वक्त वो मैदान में हो सकते थे, उसका भरपूर, अगर खान साहब होते जेल से बाहर तो वो उसका फायदा उठा सकते थे। नून लीग जो है फिलहाल उसके ऊपर नहीं फायदा उठाएगी, क्योंकि वो उन्हीं के खाते में जाएगा, लोग उनसे सवाल करेंगे एट सम पॉइंट उठा के। हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको उठा सकती है, लेकिन किस हद तक, क्योंकि वो भी शामिल थे आईएमएफ के मायदे में और सेलिब्रेट कर रहे थे। तो काबे किस मुंह से जाओगे, गालिब शर्म तुमको मगर नहीं आती, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसलिए फायदा नहीं उठा सकते, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो मजीद हीट ले। उनको इंटरवीन करके कुछ ना कुछ फिल फॉर करवाना पड़ेगा, आईएमएफ से बात करनी पड़ेगी, आईएमएफ को जाके दोबारा मिन्नतें तरले करने पड़ेंगे कि सब्सिडी हमें देने दें और हमारे लोगों को ना किलबिलाने दें, और बड़े बड़े फैसले। हाँ, अगर ये है कि वो कोई बड़े बड़े अशराफिया की जो बिजली चोरी के 15-20-40 केसेस पकड़ लेंगे, तो कम से कम अवाम को तसल्ली ये हो जाएगी एक लेवल के ऊपर, नफसियाती, फाइनेंशियल तो नहीं, कि भाई बड़े लोगों के ऊपर भी ये बुरा टाइम आ रहा है, सिर्फ हम पे नहीं आ रहा। लेकिन मेरा ख्याल है जितना मर्जी बड़े लोगों पे आ जाए रजा साहब, अफोर्डेबिलिटी तो बहुत बड़ा इशू रहेगा, और इसको शायद कुछ सियासी जमातें प्रेशर के लिए इस्तेमाल करती रहे। लोग यकीनी तौर पे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आईएमएफ से भी आप कितना लड़ेंगे, पहले ही आपने बड़ी मुश्किल से इनसे ये एग्रीमेंट लिया है। तो इस सारी सूरत हाल में क्या ये बेहतर नहीं है कि आप जल्दी से जल्दी
एक शफाफ इलेक्शन करवाएं और एक जमहूरी हुकूमत जैसी भी आती है उसको आके निज़ाम को चलाने दें पूरे 5 साल के लिए। जी बिल्कुल। देखें, असल बात ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त, हमेशा पाकिस्तान की तारीख में एक ही चल रहा है, एक आजादाना मुनसिफाना शफाफ इंतखाबात करा दें ताकि मुल्क तो आगे चले भाई। जो पिछले दो ढाई साल की जो इंस्टेबिलिटी है, और वो खत्म नहीं हो रही। आप एक फेयर इलेक्शन कराएं और उसमें पीटीआई को लड़ने दें। क्या कयामत आ जाएगी अगर चलें जी, खान साहब अगर जेल में शाह महमूद कुरैशी बन जाए ना वजीर आजम, क्या क्या मसला होगा? परवेज खटक बन जाए, निकल आएगा। इमरान खान ने अल्टीमेटली तो होना इनका समझौता ही ना नवाज शरीफ से नहीं हो गया, इसी इस्टेब्लिशमेंट का इसी इस्टेब्लिशमेंट का बेनजीर भुट्टो से नहीं हो गया था समझौता, इस इस्टेब्लिशमेंट का जो है भुट्टो के साथ नहीं था रिलेशनशिप। लेकिन मसला यह है ना रजा साहब के ये अब गुस्सा और अना जो है वो तरजीह है, बाकी चीजें जो है वो अब तरजीह नहीं है। कोई सोच नहीं रहा है इन चीजों के बारे में। हम बिल्कुल आखिरी मिनट में हैं और मसला यह है कि ये चीजें इतनी उलझी हुई हैं कि एक नशस्त इनके लिए बहुत कम है। तो हम गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रखेंगे। आज खत्म करते हैं। आपका शुक्रिया जावेद साहब, आपका गिलानी साहब, आपका वकार रजा साहब, आपका। और जो हमारे देखने वाले हैं वो अपना नतीजा खुद निकाल सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हमारी गुफ्तगू भी आप तक पहुंचती रहे और हमारे मेहमानों से भी आपकी मुलाकात होती रहे।